दोस्तों आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे सारी क्लासेस को, जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पैट की हो, चाहे ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके की हो, चाहे संविधान की क्लास को। एक नया टॉपिक संविधान का शुरू कर दिया है। 3 क्लासेस संविधान की पढ़ा दी हैं, उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ा दिए मैंने। 3 क्लास स्पेशल आर्टिकल्स की पढ़ाई है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के लिख लें सभी को। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए, उन्हीं आर्टिकल्स को मैंने इसमें पढ़ाया है। तो आज का टॉपिक है हमारा एक तरीके से श्री गणेश हो रहा है संविधान का। तो टॉपिक है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना को समझते हैं एक तरीके से आत्मा। बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने आत्मा कहा है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। उद्देशिका को क्या बोलते हैं? आमुख भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रियम्बल। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। तो जैसे हम कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला पेज होता है ना, उसमें सारणी होती है या इंडेक्स होता है। हमें पता चलता है कि उस पेज नंबर पर या इतने पेज नंबर के बाद कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है या कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। उसी तरीके से जो पहला पेज है या पहला पृष्ठ है संविधान का, भारतीय संविधान का, वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आत्मा है, और प्रस्तावना में वो पूरा मिश्रण दिया हुआ है कि आने वाले पूरे संविधान के अंदर आपको जितने भी भाग आप पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हम अनुसूची पढ़ेंगे, क्या क्या दे रखा है। तो ब्रीफ में, संक्षिप्त में प्रस्तावना के भीतर समझाया गया पूरे संविधान को। तो कोशिश करूंगा मैं इस क्लास के अंत तक। सबसे पहले आप क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, और क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, और कोशिश रहेगी लास्ट तक आपको एक एक शब्द के बारे में समझाने की, ठीक है। जो जो प्रश्न संविधान के एक एक शब्द से उठा करके पूछे गए वो लगभग सभी मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। यदि पार्ट दूसरा बनाना पड़ा तो दूसरा पार्ट भी मैं प्रस्तावना का लेके आऊँगा, लेकिन क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, है ना। तो क्लास में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो देखते हैं प्रस्तावना। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का? प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को क्या बोलते हैं आपको पता ही है? उद्देशिका बोलते हैं। और उद्देशिका को क्या बोलते हैं? तीसरा आमुख बोलते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा प्रियम्बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। और संविधान की क्या है ये? आत्मा। इसे तो आप पहला ही नोट कर लेना, आपसे पूछा जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर की बैठक यदि आपने पढ़ी हो तो 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक हुई थी दूसरी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उस संविधान सभा की बैठक के बीच में। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, ठीक है। और वही बाद में जाकर के प्रस्तावना बनी थी, और उसी प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया गया, और उसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं इसे। तो ये पूरा मैंने सब प्रस्तावना को लिखा हुआ है आपके लिए। तो देखिए, प्रस्तावना के जो पहले शब्द हैं हमारे, यहाँ से शुरू होते हैं हम भारत के लोग। प्रस्तावना का जो पहला शब्द है, पहला वर्ड है, ये भी पेपरों में कई बार पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना भैया शुरू होती है वो कौन से शब्दों से शुरू होती है, सबसे पहले कौन सा वाक्य है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग, ठीक है। क्योंकि हम भारत के लोग कहने का मतलब है, यहाँ पे सेंस ये है कि जो संविधान को बना रहे थे या संविधान सभा में जो चुन के आए थे वो भारत की जनता के द्वारा चुन करके आए थे। भारत की जनता के द्वारा चुन करके आए थे और संविधान सभा में शामिल हुए थे, है ना। तो रिप्रेजेंट किसे कर रहे थे? भारत की जनता को। तो यहाँ से सेंस क्या है? हम भारत के लोग किसके लिए संविधान बना रहे हैं? भारत के लोग हैं, और भारत के लिए ही संविधान हम बना रहे हैं। तो पहली लाइन इसे याद रखिएगा, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण, अंडरलाइन करते जाइएगा, और मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या क्या है इसके मतलब। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रभुत्व संपन्न। दोबारा सुनो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यह है, वैसे अभी बाद में भी समझाऊंगा, आप नोट भी कर लेना। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है कि सार्वभौमिकता। इसका दूसरे अर्थ में अगर देखेंगे इसी शब्द को तो क्या बोलते हैं? सार्वभौमिकता। इसका मतलब है कि भारत में जो सर्वोच्च है वो भारत की जनता है। भारत में जो सर्वोच्च है वो कौन है? भारत की जनता है। भारत की जनता पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। भारत की जनता स्वतंत्र होकर के अपने कार्यों को, या भारत के नागरिक स्वतंत्र होकर के निष्पक्ष या स्वतंत्रता के साथ अपने कार्यों को कर सकते हैं।
किसी भी बाहरी शक्ति का दबाव देश के ऊपर या भारत की जनता के ऊपर या भारत के नागरिकों के ऊपर नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया। ठीक है, समझ में आई होगी बात आपके में। आगे बात करते हैं, प्रभुत्व संपन्न हो गया। आगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गण राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब बस यहीं तक बात कर लेते, पहले इसे समझ लेते हम शुरू के। यहाँ प्रस्तावना में एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और एक एक शब्द को ही उठा करके पूछ लिया गया है 4 ऑप्शन दे करके कि बताइए इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रस्तावना का पहला शब्द कहाँ से शुरू होता है ना। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप पूरी प्रस्तावना भी लिख लीजिएगा, 2 बार इस क्लास को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो प्रभुत्व संपन्न के बाद क्या है, समाजवादी पहला है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गण राज्य बनाने के लिए इन शब्दों को समझिए। तो सबसे पहले क्या है, समाजवादी शब्द, ठीक है, और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द, ये दोनों शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, पहले तो ये समझ लो। मूल प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना का मतलब है 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बन के तैयार हो गया था तो उस समय प्रस्तावना में नहीं थे। इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया है सरकार के द्वारा। कब जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है ना। और एक अखंडता शब्द आएगा इसी में, अखंडता, समाजवादी और कौन सा, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया। और बाद में कब जोड़ा गया, 1977 में जोड़ा गया था बाद में। कब, 1977 में। तो आइए मतलब समझ लेते हैं। तो बात क्या हो रही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गण राज्य बनाने के लिए। तो समाजवादी, देखो वैसे समाजवादी की इसमें कोई परिभाषा पूरे संविधान में लगभग ओवरऑल नहीं दे रखी है, लेकिन शॉर्ट में इसे समझेंगे तो समाजवादी का मतलब है सभी समाज के सभी वर्गों का कल्याण होना चाहिए। समाज के, भारत के अंदर रहने वाले सभी समाज के वर्गों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह संदेश छिपा हुआ कौन से शब्दों में, समाजवादी में। समाजवादी का मतलब समाजवाद से, और समाजवाद से मतलब है समाज के वर्गों का कल्याण करना। ठीक है, या समाज के नागरिकों का, समाज के लोगों का कल्याण करना, ये वाला सेंस है यहाँ पे समाजवादी में। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब इसमें यह दिखाया गया है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान है। राज्य से मतलब सरकारों से है। जहाँ भाई जैसे मान लीजिए हमने, आपने, सभी ने, सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिए सरकार को, सरकार के कोई मुख्यमंत्री बने कहीं पे, जैसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिए, सभी समाज के लोगों ने वोट दिए। जिन्होंने नहीं दिए उनके भी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दिए उनके भी मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री सरकार सभी नागरिकों की होती है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी विशेष एक धर्म की सरकार नहीं होती है, विशेष एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी सरकार, विशेष एक धर्म के लिए सुविधाएं या योजना नहीं देगी सरकार, सभी धर्मों के लिए समानता से सारी व्यवस्थाएं लागू करेगी सरकार। ठीक है, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता, कहने का मतलब है सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्म समान होते हैं सरकार के सामने। ठीक है, ये पंथ निरपेक्ष का मतलब है। आगे लिख भी लेना, समझाएंगे। लोकतंत्रात्मक आप जानते हैं डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, मतलब जहां जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता जहां वोट देती है अपने प्रतिनिधि को, उसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। आप समझ रहे होंगे, सिंपल बात है। ये शब्द किससे बना है, लोगों से, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। यहाँ की सरकारें जनता के द्वारा चुन करके 5 साल शासन करती हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं, है ना। आप जानते हैं ये भारत में जो उदाहरण है और दुनिया के बहुत सारे देशों में। और लोकतंत्र के अलावा अगला है गणराज्य। गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। गणराज्य का क्या मतलब है, यहाँ पे गणराज्य शब्द का मतलब है कि भारत के अंदर या राज्य के भीतर, देखो संविधान में देश को ही या भारत को ही राज्य के रूप में डिफाइन किया गया है। ये समझिएगा, मैं बार बार राज्य का नाम लेता हूं तो राज्य से मतलब एक राज्य की बात नहीं कर रहा, संविधान के हिसाब से पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो राज्य, गणराज्य का मतलब क्या है कि राज्य में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होता है। दूसरे शब्दों में समझो, देश में, भारत में कोई भी पद वंशानुगत आधार पर नहीं होता है। हमारे यहाँ सभी पदों के लिए चुनावों की व्यवस्था है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाते हैं भारत में। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए हम तो वोट देते नहीं, नागरिक तो वोट देते नहीं सामान्य, लेकिन हमारे द्वारा चुने हुए लोग वोट देते हैं। जैसे विधायक और सांसद को हम वोट देते हैं, वो लोग भारत के राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं।
तो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया राष्ट्रपति का। ऐसे उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ऐसे राज्यसभा के सांसदों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है ना। और लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। लोकसभा के लोगों को हम वोट देते हैं डायरेक्ट, और लोकसभा के लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, है ना। हम अपने हिसाब से देखें तो लोकसभा का प्रत्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। बाकी के जो इनडायरेक्टली चुनाव होते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत में कोई भी वंशानुगत व्यवस्था नहीं है। गणराज्य का मतलब ये होता है वंशानुगत शासन नहीं होना, ठीक है। तो गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कौन से देश से अपनाई हमने? फ्रांस से अपनाई। कौन से देश से? फ्रांस से अपनाई है। इस व्यवस्था को याद रखिएगा, ठीक है। गणराज्य का मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो गणराज्य बनाने के लिए बिल्कुल गणराज्य बना रहे भाई। सभी पद कैसे हैं? चुनाव के आधार पर होते हैं। तो उसके समस्त नागरिकों को, आगे बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 1, 2 और 3, और पीछे शब्द क्या है? न्याय। समस्त नागरिकों को क्या क्या कर देना है? देखो, सामाजिक न्याय देना है, आर्थिक न्याय देना है और राजनीतिक न्याय देना है। 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है संविधान में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख संविधान में दे रखा है। नागरिकों को ये न्याय मिलने चाहिए, ये प्रस्तावना में दिया हुआ है। और आगे जब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों में तो वहां पर इनका उल्लेख मिलेगा। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से में? भाग 4 में 36 से 51 पढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान या आयरिश के संविधान से इनको अपनाया गया है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं हमारी संविधान में? सॉरी, माफ कीजिए, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों रूपों से व्यक्ति को सशक्त बनाना किसकी जिम्मेदारी है? राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं संविधान की प्रस्तावना में? 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। आगे बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये तो आप जानते ही हैं, हमारे देश में स्वतंत्रता है कि नहीं है? बिल्कुल स्वतंत्रता है साहब, संविधान में दे रखी है स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक की अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने विचारों को रखने की आजादी है। आर्टिकल 19 इस बात की स्वतंत्रता देता है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना। किसी भी व्यापार को करने की, कहीं पे आने जाने की, कहीं पे भी किसी भी तरीके से अपना घर मकान बनाने की, है ना। ये स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की। उसी में से ये वाला पॉइंट है, विचार। आप कोई भी विचार रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है भैया हमारे देश में, ठीक है साहब। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की मतलब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की अपनी आजादी है स्वतंत्रता के रूप में। विश्वास, धर्म और उपासना, आप किसी भी धर्म को, किसी भी पूजा पद्धति को मान सकते हैं, अपना सकते हैं और अबाध रूप से आचरण कर सकते हैं उसका, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है हमारे संविधान में, हमारे देश में। किसी भी पूजा पद्धति को, कहने का मतलब है आप हिंदू धर्म में, आप इस्लाम धर्म में, आप जैन में, आप बौद्धिज्म में, आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं आप बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल प्रचार प्रसार कर सकते हैं, संविधान उसकी अनुमति देता है। तो धार्मिक आज़ादी भी है हमारे देश में, ये प्रस्तावना कह रही है हमारी, ठीक है। क्या आज़ादी है? धार्मिक, बोलने की भी आज़ादी है, विचार रखने की भी आज़ादी है और धार्मिक आज़ादी भी है। इन लाइनों का यही मतलब है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना का मतलब पूजा से, पूजा पद्धति से, पूजा पद्धति से। और ये तो आप जानते हैं धार्मिक आज़ादी आर्टिकल 25 में है हमारी, तो उसी से जुड़े हुए जो पॉइंट है की स्वतंत्रता है। समझ पाए होंगे आप, आराम से समझिएगा। आगे बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसरों की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया करते हैं। किया शब्द नहीं है, करते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा ही पढ़ दिया, अब एक बार देख लो आप। कहाँ से पढ़ा हमने? स्वतंत्रता के बाद प्रतिष्ठा। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या है भारत में? मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है साहब, बिल्कुल है। प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता, प्रत्येक नागरिक को क्या मिलनी चाहिए? अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अवसरों की समानता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में है। प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान के साथ अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। सभी को सरकार का कर्तव्य है, सरकार का दायित्व है, जो भी सरकारें हैं हमारे देश में, कि उन सरकारों का दायित्व कि अपने नागरिकों को अवसरों की समानता दें, किसी में भेदभाव नहीं करें,
ठीक है। लेकिन विडंबनाएं देश की और सरकारों की, सरकारों को वोट चाहिए होते हैं तो सरकारों ने संविधान में संशोधन किए और संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। आरक्षण के बाद को आपको पता ही है, भेदभाव है ही, खाई पैदा कर दी आरक्षण से पूरी। एक व्यक्ति 100 नंबर का पेपर देता है तो 100 में से उसकी जॉब 80 नंबर पे भी नहीं लग रही है ना। और ये व्यक्ति उसी पेपर को दे करके 100 नंबर के एग्जाम को सेम एग्जाम में बैठ करके 100 में से कितने पे जॉब लगा लेता है, वो 40 और 45 नंबर पे जॉब लगा दे रहा है। तो ये खाई पैदा कर दी है समाज के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, है ना, एक जनमानस के अंदर। किन्होंने? सरकारों ने और नेताओं ने। उन्हें क्या वोट चाहिए होते हैं तो वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन प्रस्तावना में लिखा है कि अवसरों की समानता मिलनी चाहिए, बराबर अवसर मिलने चाहिए नागरिकों को। ऐसा नहीं है, ये तो संविधान में लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है, लेकिन नेताओं ने व्यवस्था गड़बड़ कर देते हैं। तो आर्टिकल 16 में अवसरों की समानता भी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, देखो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति का मान सम्मान है, उससे कोई छेड़छाड़ किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति का अपना मान सम्मान है। भारत में जिसने भी जन्म लिया है तो उसकी गरिमा से, उसकी प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी एक आर्टिकल है संविधान में, आर्टिकल 17 है भेदभाव वाला, है ना। और राष्ट्र की एकता की बात हो रही है। राष्ट्र कैसा रहना चाहिए? एक रहना चाहिए। और कैसा रहना चाहिए? अखंडता बनाए रखनी चाहिए। अखंडता शब्द मैंने बताया था, अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था। मूल का मतलब है 1949 तक नहीं था, 50 तक नहीं था, इवन 75 तक नहीं था, 76 में आया था ये शब्द। कब आया था? 1976 में, भी बताऊंगा आगे मैं आपको। 3 शब्द कब जोड़े गए प्रस्तावना में? 1976 में जोड़े गए 3 शब्द, अभी मैं बताऊंगा। तो प्रस्तावना में क्या शब्द लिखा है? राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता का मतलब है कि देश को, भारत को, राज्य को जोड़ करके रखना। नागरिकों का कर्तव्य क्या है, सरकारों का कर्तव्य क्या है? कि देश को टूटने से बचाना और देश को जोड़ करके रखना, एक सूत्र में पिरो करके रखना, है ना, मजबूती के साथ रखना। टूटने से बचाना, खंड खंड होने से बचाना, ये सब सेंस है किसके? एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। अगला शब्द क्या है भाई साहब? बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारे के साथ। भारत में रहने वाले नागरिकों को कैसे रहना चाहिए? भाईचारे के साथ रहना चाहिए, बंधुता के साथ रहना चाहिए। हमारे वेदों का, हमारी सभ्यता का, हमारी सनातन संस्कृति का क्या नारा भी है, शब्द भी है, वैदिक काल से चला रहा है, वसुदेव कुटुंबकम। इस वसुदेव मतलब वसुधा पर, धरा पर, वसुंधरा पर रहने वाले सभी अपने भाई बहन है ना। भाईचारे के साथ रहना चाहिए, जीवन में आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। ये संदेश हमारी संविधान की प्रस्तावना दे रही है, शब्द के साथ दे रही है, लिखित में दे रही है। तो बंधुता का मतलब भाईचारा। और ये बंधुता जैसी जो व्यवस्था है हमने फ्रांस के संविधान से अपनाई है। कौन से संविधान से? फ्रांस के संविधान से अपनाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, शेयर करते रहें और लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं। एक एक शब्द को लिख लेंगे, 2-2 बार इसे देख लेंगे। इसकी एक और टॉपिक, एक और क्लास और लेकर के आऊंगा, उसमें और तथ्य बताऊंगा मैं प्रस्तावना के बारे में। अभी तो ये प्रस्तावना है, ठीक है। आगे तो बस यही है, बंधुता, भाईचारा बनाए बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के, संकल्पित होकर के भाईचारा रहना है भारत में अपनी इस संविधान सभा में। किसमें? संविधान सभा में। इस पॉइंट को याद रखना। आप जब भी प्रस्तावना का उत्तर दे रहे होंगे तो हमेशा ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? संविधान सभा। हमेशा ऑप्शन में क्या मिलेगा? संविधान सभा। जैसे भारत के संविधान को किसने अपनाया? संविधान सभा ने। भारत की उद्देशिका को किसने अपनाया? संविधान सभा ने। तो सारे आंसर कहाँ मिलेंगे आपको? संविधान सभा में, ठीक है। लोग चुन करके कहाँ से आए थे? अलग अलग राज्यों से चुन करके आए थे, तो कहाँ बैठते थे? संविधान सभा में। तो संविधान सभा ने संविधान बनाया है। तो उत्तर क्या रहेगा लास्ट में? संविधान सभा सारी चीजों का। तो अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, आज का मतलब है उस समय जो तारीख थी, ठीक है। आज दिनांक 26 नवंबर 1949, इसे रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर 1949 को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब अपनाना, अंगीकृत का मतलब अपनाना, अधिनियमित किया गया या आत्मार्पित किया गया। ये 3 शब्द अपनाना ही होता है। आत्मार्पित, आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। अंगीकृत करते हैं या अधिनियमित करते हैं या आत्मार्पित करते हैं। ये हो गई संविधान की प्रस्तावना आपके सामने, ठीक है साहब। कोशिश करिए आपको एक एक शब्द समझाने की। अगर कोई दिक्कत फिर भी लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर और आपको बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। आप चिंता ना करें, बिल्कुल संभावनाएं हमेशा रहती हैं किसी भी टॉपिक में गुंजाइश की और सुधार की, तो उसमें और भी सुधार किया जाएगा। लेकिन कोशिश करिए हमने, इसी वजह से इसका एक दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊंगा। इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी दरोगा तक देना, दरोगा से ऊपर तक पेपर में देना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर प्रस्तावना से आएगा तो, ठीक है भाई साहब, गारंटी है इस बात की।
तो ये वाले सारे पॉइंट हो गए, इसे लिख लेना और लिख के एक एक शब्द अंडरलाइन करना है और उसके बाद उसके अर्थ लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं। अब संविधान का आर्टिकल 1 है, संविधान का आर्टिकल 1, उसमें भारत तथा इंडिया शब्दों का उल्लेख किया गया। प्रश्न आता है कई बार कि हमारे देश के कौन से नामों का उल्लेख है संविधान में, हमारे देश के कौन से नामों का उल्लेख है और कहां पर उल्लेख है। तो संविधान के आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में लिख लीजिएगा किस किन किन नामों का उल्लेख है, भारत का भी उल्लेख है और इंडिया का भी उल्लेख है। भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 1 में, नोट कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब 3 शब्दों की बात कर रहे हैं, जैसे 3 शब्द ये वाले, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीसरा, पहला और ये दूसरा, ये 3 शब्द कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संशोधन कब हुआ था, 1976 में। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही होगी आपको। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। फिर एक बार देखो, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों को उठा करके लिख लेना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों शब्दों को वर्ष 1976 में, 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। कहने का मतलब है 75 तक ये शब्द नहीं थे, 1975 तक नहीं थे, 76 में जोड़े गए थे, है ना। ये नोट कर लेना, इनका मतलब मैंने आपको बता दिया है। 3/1/1977 से लागू हो गए थे ये संविधान में। 3/1 का मतलब 3 जनवरी 1977 को तीनों शब्दों का फाइनली लागू कर दिया गया था। लागू वाली डेट भी लिख लो चाहो तो, 3 जनवरी 1977 को लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए दोबारा से फिर एक बार मैं समझा रहा हूं आपको, इस तरीके से समझाया अब लिख के। जैसे भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र है या गणराज्य है, ये प्रश्न आता है। तो भारत एक गणराज्य है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, वंशानुगत शासन नहीं है भारत में, सिंपल सी बात है। भारत में कैसा शासन नहीं है, वंश के आधार पर भारत में शासन नहीं है। भारत में जो शासन होता है वो काय के आधार पर, चुनाव के आधार पर, या तो प्रत्यक्ष चुनाव होंगे या अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, है ना। जैसे हम लोग वोट देते हैं विधायक ने, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। सांसदों को वोट देते हैं जो प्रत्यक्ष हो गया, और सांसद और विधायक राष्ट्रपति ये दंगे, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया उनका। कुल मिला के बात यह है कि हमारे देश में लगाकर प्रधान से, गांव के प्रधान से और भारत के पहले नागरिक मतलब राष्ट्रपति तक सभी पदों के लिए चुनाव होते हैं। वंश के आधार पर कोई नहीं बैठता। अगर आपने कहीं सुना हो भारत में कि भैया जी पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था चली आ रही, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हमारे यहाँ इस तरीके का शासन नहीं है भारत में। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है वंशानुगत शासन नहीं होना। ठीक है, और ये मैंने बता दिया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह आया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना की पहली लाइन में। इसका मतलब जनता क्या है, सर्वशक्तिमान है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है भारत। या आप ऐसे पढ़ सकते हो कि हमारा देश भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, मतलब बाहर के किसी देश का कोई दबाव नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। सरकार निष्पक्ष रूप से सारे निर्णय ले सकती है नागरिकों के ऊपर। ठीक है, और जनता भी किसी भी भारी शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता। ये भी पॉइंट लिख लेना अगर धर्मनिरपेक्ष आ जाए, हालांकि प्रस्तावना में नहीं है ये, लेकिन पहले था, संविधान में शामिल था ये वाला शब्द धर्मनिरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, समझ रहे हैं आप। राज्य के सभी धर्म समान होते हैं, लेकिन वैसे कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म नहीं। राज्य के लिए सभी लोग बराबर है। दूसरा शब्द पंथनिरपेक्ष है ही, मैंने आपको बताया। राज्य के लिए सभी धर्म कैसे हैं, सभी धर्म समान है राज्य के लिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, उद्देशिका को, प्रस्तावना को या आमुख को। ये 3 नाम है, नोट कर लेना। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं भैया, तो भारतीय संविधान की आत्मा उद्देशिका को बोलते हैं, ठीक है साहब। उद्देशिका कोई प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है साहब। वो प्रस्तावना कोई आमुख बोलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार के न्याय हैं संविधान की प्रस्तावना में बेटा, 3 प्रकार के न्याय। इनको राज्य के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, लागू किया जाता है। एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, 3 प्रकार के न्याय हैं, इनको लिख लेना। ठीक है बेटा, यही प्रश्न आते हैं, ये बाहर नहीं जाएगा बेटा, चिंता ना करो आप, है ना। बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। आगे विचार अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी, हमने आपको समझाया। तो ये मौलिक अधिकारों में दे रखा है, और विचार और अभिव्यक्ति की आजादी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में।
भारत के नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19 में। भैया स्वतंत्र है नागरिक, धर्म की उपासना, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धार्मिक आजादी है। कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल 25 में धार्मिक आजादी है। ठीक है। अवसरों की समानता मैंने अभी बताया आर्टिकल 16 में है, ये भी मौलिक अधिकारों से जुड़ा आर्टिकल है। प्रत्येक नागरिक को या नागरिकों को अवसरों की समानता की व्यवस्था करनी चाहिए सरकारों की। और ये आप जानते हैं, जैसे व्यक्ति की गरिमा की बात हो रही थी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। भाई गरिमा का मतलब है मान सम्मान, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए एक ही समाज में। ठीक है, एक ही धरती पर रहने वाले लोगों के साथ आपस में क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव। तो भेदभाव को समाप्त करता है कौन सा आर्टिकल? 17। 17 क्या करता है? छुआछूत की समाप्ति, भेदभाव का अंत। ठीक है। बंधुता की बात करी गई है, भाईचारे की बात की गई है। और भाईचारा तो मैंने बताया है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि G20 सम्मेलन होना है इसी साल के अंत में, उसकी थीम भी है। उसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारे का उद्देश्य। ये कहाँ से ली गई है व्यवस्था? ये फ्रांस के संविधान से अपनाया हमने, है ना। अखंडता की बात, भारत को जोड़कर रखना, एकता के साथ रखना, मजबूती के साथ रखना, टूटने से बचाना भारत को, ये अखंडता का मतलब है। अब दो फैसले लिखा रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले हैं, जो पेपरों में बहुत बार आते हैं, ज्यादा बार पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए थे। कुछ लोगों ने एक याचिका दायर करी थी अलग अलग मामलों में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले दिए। तो ये ऐतिहासिक फैसले हैं जो कि आज तक एग्जामों में आते हैं, और ये दोनों फैसले प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? प्रस्तावना से। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो देखो, बॉम्बई बनाम, ये एक सत्ता दल का नाम था पार्टी का, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब हो गया सरकार का बनाम था। इसमें सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका डाली गई थी, है ना। जे उस निर्णय के उसका नाम है, वाद का नाम है, जे बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देश्य का को संविधान का भाग या हिस्सा माना जाता है। इसमें यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वर्ष 1994 की बात है ये, कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ये नोट कर लेना, उद्देश्य का संविधान का भाग है। कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो ये मामले का नाम है बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा बहुत प्रसिद्ध आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसे बहुत विस्तार से भी पढ़ाएंगे हम दूसरे पार्ट में आपको, केशवानंद और बहुत सारे मामलों को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा है। उद्देश्य का क्या है? संविधान का हिस्सा। और ये कब बोला था इन्होंने? 1973 में। वर्ष लिख लेना, 1973 में। जो उद्देश्य का मैंने आपको पढ़ाई है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में क्या माना? संविधान का भाग माना। और केशवानंद भारती वाले मामले में तो ये कहा था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, लेकिन उद्देश्य का के मूल ढांचे को छोड़ करके संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में सरकारें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती हैं। मूल ढांचे का मतलब क्या हो गया? कि जो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ ये पूरा प्रारूप, इसमें कोई भी सरकारें संशोधन नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती हैं। ये भी कहा गया था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसे और बताएंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पहली क्लास थी, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपको अगर कोई शब्द नहीं समझ में आया तो उसे भी दोबारा से आपको बताएंगे, उसे भी कमेंट करके आप बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। संविधान की चौथी क्लास है ये, प्लेलिस्ट अलग से आपको मिल जाएगी। आप पैट के लिए, पुलिस के लिए, MP पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, आप किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 से हाई लेवल में लेकर के चल रहा हूँ। लेवल क्या है इसमें? 0 से हाई तक कोशिश मेरी जा रही है कि मैं वहां तक आपको पढ़ा रहा हूँ, वहां तक आपको क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूँ। ठीक है, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए करिए। और बिल्कुल आपको पता ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क कोर्स है आपके लिए। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।